नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। सो गाइस हम आज सैम 1 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट जो यूनिट है हमारी वो है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गाइस वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कार्बन कंपाउंड को या उसके डेरिवेटिव्स को, यानी कार्बन से कुछ कंपाउंड बने हैं उनको या फिर कार्बन से कुछ अलग अलग एलिमेंट्स बने हैं उनको, यानी हम मेन स्टडी क्या करेंगे, कार्बन को। ठीक है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें हम कार्बन को स्टडी करते हैं, उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry is branch of chemistry which deals with the carbon compounds and its derivative. Understand? Okay. अब देखो organic reactions. Organic reactions क्या होगी, मतलब reactions क्या होती है। रिएक्शन नॉर्मली अगर हम पढ़ते हैं, रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होती है। रिएक्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट में चेंज होता है ना। सेम चीज ऑर्गेनिक रिएक्शंस कौन सी होगी, अकर बाय द अटैक ऑफ रिएजेंट ऑन कार्बन कंपाउंड, यानी कोई भी एक बाहर का रिएजेंट क्या करेगा, कार्बन कंपाउंड पे अटैक करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन कंपाउंड, प्रोडक्ट बन जाएगा। अंडरस्टैंड? जो कार्बन कंपाउंड होता है, क्या, जो कार्बन कंपाउंड जिस पे अटैक होता है उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, जिसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, है ना। जो रिएक्टेंट है जो हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ओके, सो हमारी इन शॉर्ट अगर हम लिखें कि ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है उसको क्या करेंगे, देखो अटैकिंग एजेंट होता है एक हमारा सबस्ट्रेट जिसको हम रिएक्टेंट बोल भी सकते हैं, वो होता है, और फिर क्या बनता है, वो प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट देखो फैक्टर्स दैट हेल्प इन डिटरमाइनिंग द रिएक्टिविटी ऑफ गिवन एटम इन अ गिवन रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्शन है, रिएक्शन में अगर क्या पता चलता है कि रिएक्शन हमारी स्लो हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा मॉडरेट हो रही है। रिएक्शंस के मोड होते हैं अलग अलग। उसके बाद देखो कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, वो कितना रिएक्टिव है, यानी उसकी रिएक्टिविटी क्या है। ठीक, वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमें रिएक्टिविटी बताते हैं कि कितनी किसकी रिएक्टिविटी होगी। ठीक है, कितना जल्दी हमारी प्रोडक्ट बनेगी, किसके साथ कौन रिएक्ट करेगा। ओके, सो देखो रिएक्टिविटी बताने के लिए जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास 4 फैक्टर हैं। क्या है, 4 फैक्टर। फर्स्ट है हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एक हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट है, ये एंड और लिख रखे हैं, इनके सेकंड नेम है, और फोर्थ है हमारे पास हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, ये गाइस हम +1 में भी पढ़ते हैं। ओके, हम इनको 1 बाय 1 डिटेल में करेंगे अभी कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, उसके फैक्टर्स, उसकी एप्लीकेशन पूरा डिटेल में करेंगे। ये 4 फैक्टर्स हैं। कौन से फैक्टर्स हैं, जो हमारी रिएक्टिविटी बताते हैं किसी भी एटम की, कि रिएक्टिविटी क्या होगी किसी भी एटम की। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट देखो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट फर्स्ट जो फैक्टर था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये नहीं कि वो अपनी जगह छोड़ के किसी दूसरे के पास चले जाते हैं, नहीं, मतलब अपनी जगह से थोड़ा सा माइनर सा हिलना, आगे मूव करना, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। यानी देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है गाइस, उसमें क्या होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है, 2 टाइप की हम बॉन्ड पढ़ते हैं, एक सिंगल बॉन्ड होती है, एक डबल बॉन्ड होती है, एक ट्रिपल बॉन्ड भी होती है। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स।
सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। क्या? सिंगल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स। अब जो देखो जो सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। यानी क्या हो रही है हमारी? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है इंडक्टिव इफेक्ट में। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग आ सैचुरेटेड चेन ऑफ एटम। सैचुरेटेड वही होते हैं ना, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड चेन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सैचुरेटेड में कौन से आते हैं? सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आई इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इसका एग्जांपल मैं आगे बताऊंगी आपको। देखो उसके बाद देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या ले लिया? जैसे Cl हो गया, NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेने वाला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को लेने वाला, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। ओके, अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन एटम। यानी अगर मेरा कार्बन एटम है, कार्बन एटम्स है, ये कार्बन चेन है मेरी, 3 कार्बन है, इसके साथ मैंने क्या कर दिया? Cl ग्रुप लगा दिया। Cl ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या लेगा? अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, डिस्प्लेस। ओके, देखो कार्बन, कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन है। वन एंड पे मैंने क्या लगा दिया? Cl ग्रुप लगा दिया। Cl ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, अपनी साइड खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब खींचता इन द सेंस पूरा नहीं लेता कि इसी ने ले लिया ये बॉन्ड टूट जाएगी और सारे इलेक्ट्रॉन्स इसकी साइड आएंगे। इसका मतलब ये होता है इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब देखो एक बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, मेरा यहाँ Cl है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा आगे आ जाता है। किसकी साइड? Cl की साइड। थोड़ा सा आगे आ जाता है, अपनी जगह से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है, जो Cl की साइड है। समझ आई? बॉन्ड ऐसे ही रहेगा। ओके, अब देखो जो लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड, तो स्मॉल नेगेटिव चार्ज लेता है। अब जो कार्बन है मेरा, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? दे रहा है, तो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब C2 भी दे रहा है तो इस पे स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, थोड़ा सा स्मॉल स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल 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 पॉजिटिव चार्ज। यानी क्या हो रहा है? मेरा पॉजिटिव चार्ज कम होता जा रहा है। जैसे जैसे कार्बन चेन क्या कर रही है, यहाँ से इस साइड से हम नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, तो आई इफेक्ट कम होता है। आई इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सबसे ज़्यादा आई इफेक्ट किस पे है? कार्बन 1 पे है, फिर C2 पे है, फिर C3 पे, और सबसे कम C4 पे, कार्बन 4 पे। समझ आया? यानी जैसे जैसे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उससे कार्बन दूर होता जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट है वो भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ओके, देखो एज डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, डिस्टेंस ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल, कम होता जाता है। ओके, अंडरस्टैंड? ये था हमारा आई इफेक्ट। यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं, थोड़े से अपनी जगह से शिफ्ट होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट होती है सैचुरेटेड चेन के अलोंग, उसको हम बोलते हैं आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में गाइस देखो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है माइनस आई इफेक्ट और एक हमारे पास होता है प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, 2 टाइप के होते हैं, माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट। अब सबसे पहले हम करेंगे माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या है? कार्बन है, कार्बन के साथ क्या अटैच होता है? एक कोई भी ग्रुप अटैच होता है। ठीक है, मतलब इसको मैं लिख दूं कार्बन कार्बन कार्बन, उसके साथ एक्स ग्रुप, कोई भी ग्रुप अटैच है। अगर वो ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या बात कर रही हूँ मैं?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, कार्बन से ज़्यादा है तो क्या होएगा, नेगेटिव, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है कार्बन से तो मेरा होता है माइनस आई इफेक्ट, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है कार्बन से तो क्या होगा, वो प्लस आई इफेक्ट। इफ heteroatoms attached to the end of the carbon chain is more electronegative than carbon, कार्बन से क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब अपनी साइड इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या अट्रैक्टिंग ग्रुप है, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है कार्बन से तो क्या होएगा, माइनस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो माइनस आई। ठीक है, एग्जाम्पल्स अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, कोई भी एक्स ले लिया एग्जाम्पल कि एक्स क्या है, एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है देन कार्बन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है NO2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये सीरीज है मेरे पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो दी हुई है, ओके ये सारी सीरीज है मेरे पास, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पूरी याद करने के लिए मैं नहीं बोल रही लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेन देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है, NH3 NO2 CN COOH FCl BRI, ठीक है, OH ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होती है। ओके, उसके बाद मेरे पास है प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होगा, अगर मेरा हीट्रो एटम, जो एटम मैंने अटैच किया हुआ है कार्बन से चेन से, वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मैंने बताया था अभी कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, कार्बन एटम से, तो उसको हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा अटैच। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी पता है, डोनेटिंग ग्रुप का भी पता है, उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जांपल्स देने होते हैं। यानी कोई भी किस पे, जो फॉर्मल चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, यानी Li Si Mg X R ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। यानी उसके बाद देखो जितने ज़्यादा मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एबिलिटी होगी उनकी डोनेट करने की, और फिर क्या होगा, उतना ही ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेरा क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा। ठीक है, ये सीरीज है, यानी ये क्या है, CH3C CH3 2 CH3CH2 यानी टर्सरी, ठीक है, सेकेंडरी की और उनकी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा CH3C की होगा प्लस आई इफेक्ट, फिर CH3 की होल ट्वाइस CH2 CH3 CH2 की, फिर CH3 CH2 की, यानी जितना कार्बन एटम इंक्रीज, कार्बन चेन मेरी जितनी इंक्रीज करेगी उतना क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज करेगा, प्लस इंडक्टिव प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। उसके बाद मेरे पास आती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की, करेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले देखो हमने अभी पढ़ा था, आई इफेक्ट इन्वॉल्व ओनली डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ओनली किसकी होती है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एंड अकर इन पोलर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड में अकर करता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की ही डिस्प्लेसमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। दिस इज इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, कैन नॉट बी रिवर्स, ये इफेक्ट जो है वो क्या होता है, परमानेंट इफेक्ट होता है, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करता है अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे हेटेरो एटम से कार्बन का। ओके, डिस्प्लेस इलेक्ट्रॉन डज नॉट लीव देयर ऑर्बिटल, मतलब यही चीज मैंने बताया ना कि क्या है, अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के नहीं जाते, ओनली लिटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑर्बिटल अकर, यानी थोड़ा सा माइनर से शिफ्टिंग होती है,
और जो ये शिफ्टिंग होती है अपनी जगह से इलेक्ट्रॉन्स की, अपनी जगह से थोड़ा सा आगे इलेक्ट्रॉन्स की जो शिफ्टिंग होती है वो क्या होती है हमारी पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दिस प्रोसेस इज नोन एज पोलराइजेशन। इसको लिख लेना आप, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। उसके बाद मेरे पास आता है एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशंस में क्या क्या करेंगे हम। सबसे पहले देखो स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, यानी जो एटम्स है इंटरमीडिएट्स है मेरे, फ्री रेडिकल है, कार्बोकेटायन है, कार्बोनाइन है, उनकी स्टेबिलिटी हम बताते हैं। हम आगे चैप्टर में आएगा तब करेंगे डिटेल में स्टडी। ओके, नेक्स्ट है मेरा पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड डाइपोल मोमेंट। क्या बताता है हमें, पोलराइजेशन बताता है। देखो आई इफेक्ट था, आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यानी आई इफेक्ट कॉज पोलराइजेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू डिसिमिलर एटम्स। जब हमारे दो एटम्स अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते, अलग अलग होंगे, तो उनमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, वो पोलराइजेशन कोज करेगा। ओके, ड्यू टू चार्ज सेपरेशन कोवेलेंट हैव डेफिनेट डाइपोल मोमेंट। यानी चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज आता है, एक पे नेगेटिव चार्ज आता है। चार्ज सेपरेशन की वजह से उनके बीच में क्या आ जाते हैं, उनके एक वेल डिफाइंड डाइपोल मूवमेंट आ जाती है। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से शो करते हैं ना, म्यू। डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, यू लिख के और फिर ये म्यू। डाइपोल मूवमेंट कोई भी चार्ज जो है पॉजिटिव या नेगेटिव इनटू में डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, यही होती है हमारी डाइपोल मूवमेंट। अगर उनके पास क्या है, डिस्टेंस भी है, दोनों एक दूसरे से अलग भी है कुछ डिस्टेंस पे और चार्ज भी है, तो उनकी डेफिनेट डाइपोल मूवमेंट होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो हमारा है इलेक्ट्रो डाइपोल मोमेंट का, वो किस किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट डिपेंड अपॉन फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। पहला हमारा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे। मतलब एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ज़्यादा है, तो उनमें कुछ ना कुछ क्या होगा, डिफरेंस आएगा ना दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, उसमें और ओरिएंटेशन ऑफ वेरियस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओरिएंटेशन उनकी, ओरिएंटेशन का मतलब उनकी जो पोजीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, पोजीशन के अकॉर्डिंग हम वो डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डाइपोल मूवमेंट। अगर मेरा डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। ठीक है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना मेरा डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, उतना ही मेरा पोलर कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ये आप हमेशा याद रखना कि क्या है, डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलर कैरेक्टर। ओके, देखो ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम, मोर पोलर इज द कोवेलेंट बॉन्ड, हैंस ग्रेटर इज डाइपोल मोमेंट। दो तीनों चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पोलर होंगे, ज़्यादा पोलर होंगे तो उनका क्या होगा, डाइपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगा। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है, देखो CH3 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 NH2 CH3OH CH3F। ठीक है, इनका जो डाइपोल मूवमेंट है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 है तो डाइपोल मूवमेंट भी 0 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो क्या है, 0.5 है तो 1.3 समथिंग। इसका 1 है डिफरेंस तो 1.7, इसका 1.5 है डिफरेंस तो इसका 1.8। यानी मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रही है, इस साइड से इस साइड डिफरेंस
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो इंक्रीज कर रहा है, तो मेरा डाइपोल मोमेंट भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ आ गया? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, पोलर कैरेक्टर, तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ आ गया? सेकेंड फैक्टर है मेरे पास ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, जो मेरा पोजीशंस है, जो एटम्स या फंक्शन ग्रुप जो मैं अटैच कर रही हूँ उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मेरी डाइपोल मूवमेंट कैसे चेंज होती है। लेट्स सी, जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या होती है गाइस, सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल बॉन्ड मूवमेंट, यानी हर एक का सम अप होता है। ओके अब देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, एग्जाम्पल से समझ आएगा। CH2Cl2 कार्बन है। ओके एक तो मेरे पास ये हो गया CH3, एक तो मेरे पास CH2Cl2 हो गया, एक मेरे पास क्या हो गया CHCl3, एक मेरे पास CCl4। ठीक है, ये क्या है CCl4 है, कार्बन बीच में, चार मेरे क्या लग गए Cl 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 और Cl। ठीक है, ये क्या है मेरा कार्बन HCl Cl, ये कार्बन HCl Cl Cl। अब देखो ये क्या है, इक्वल एंड अपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएगा इनका जो डाइपोल मोमेंट है दोनों का, इसका और इसका भी कैंसिल हो जाएगा। तो पूरे का डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल का सम अप होता है ना, तो पूरे का क्या हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो जीरो डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। यानी जो मेरा CCl4 है उसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ये Cl है ये भी Cl है, इक्वल है और अपोजिट है डायरेक्शन में, क्या है अपोजिट, अपोजिट एंड इक्वल क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट जीरो। उसके बाद मेरे पास है CH2Cl2, दो Cl ग्रुप है, दो H ग्रुप है, कार्बन से अटैच है, कार्बन HCl, इसमें देखो कोई भी, ये दोनों देखेंगे डायगोनल्स को देखते हैं, डायगोनल्स के जो है अलग अलग है, डिफरेंट है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो कैंसिल आउट होने का कोई भी चांस नहीं है। इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा, इसका भी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। जो टोटल डाइपोल मूवमेंट होता है वो होता है 1.6 D। ठीक है, ये यूनिट है इसकी, कैपिटल D जो हम शो करते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, CHCl3, यानी ये जो Cl है ये Cl है, इक्वल एंड अपोजिट, डाइपोल मूवमेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है H और Cl अलग अलग है, तो कुछ ना कुछ इसका इंडिविजुअल डाइपोल मूवमेंट क्या आ गया, 1.01 D आ गया। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका होगा डाइपोल मूवमेंट, फिर इसका, और फिर जीरो है इसका। यानी मेरा ओरिएंटेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है डाइपोल मोमेंट। समझ आ गया, यानी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, चेंज होगा। सेम चीज इसमें एक्सप्लेन की हुई है। इसमें देखो CCl4 है, 4 पोलर CCl बॉन्ड्स है ड्यू टू टेट्राहेड्रल शेप, शेप क्या होगी टेट्राहेड्रल, एडजेसेंट, टू एडजेसेंट CCl कैंसल बाय इक्वल एंड अपोजिट, सेम चीज वही लिखी हुई है मैंने ऊपर एक्सप्लेन की। अब CH2Cl2 इसमें क्या है, 2CH डाइपोल रिफोर्स द रिजल्टेंट ऑफ 2Cl, यानी दोनों का सम अप हो जाता है। उसके बाद इसमें क्या होगा, एक वन डाइपोल इक्वल एंड अपोजिट वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास आता है ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस कौन सी होती हैं, मे भी पता होगा आपको, फिर भी मैं बता रही हूँ। देखो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तीन टाइप की पोजीशंस होती हैं। तो इसमें देखो कोई भी मेरा क्या है, बेंजीन लिया मैंने, बेंजीन के साथ यहाँ मेरा कोई ग्रुप है Cl। ओके, इसके विद रिस्पेक्ट में, इसके विद रिस्पेक्ट में हमारी डाइपोल मूवमेंट होती है। यानी देखो ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl, इस ग्रुप के विद रिस्पेक्ट टू हम पोजीशंस फाइंड आउट करते हैं ऑर्थो, पैरा या मेटा। अब देखो मेन ग्रुप ये फिक्स है अपनी पोजीशन पे,
अगर मैं इसको मैंने 1 पोजीशन दे दिया, इसको मैंने 2, ये 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं दूसरा ग्रुप एक Cl ग्रुप ही लगा रही हूँ, कोई भी हो सकता है, अभी हम क्या करें Cl ग्रुप लगा रहे हैं, सेकेंड पोजीशन पे लगा दूँ 1 2, ये 1 पोजीशन इसकी फिक्स है, जो लगाया वो क्या है 2 पोजीशन पे है, सेकंड पे है, यानी जो 1 और 2 पोजीशन है वो क्या होती है मेरी ऑर्थो पोजीशन, ओ से हम शो करते हैं, ऑर्थो पोजीशन होती है, समझ आई, ऑर्थो पोजीशन। अगर सेम चीज बेंजीन, यहाँ मेरा क्या है Cl ग्रुप है, बेंजीन यहाँ मेरा Cl ग्रुप है, ये मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इसके विद रिस्पेक्ट में अगर मैं थर्ड पे लगा दूं कोई ग्रुप तो क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड मेरी पोजीशन हो जाएगी मेटा पोजीशन। सेम चीज अगर मैं फोर्थ पे लगा दूं Cl ग्रुप, यानी फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन मेरी कहलाती है पैरा, समझ आया। अब मैं देखो, अगर मैं इस पे देखो यहाँ Cl ग्रुप लगा दिया और आप इसको ऑर्थो बोल रहे हो तो ये गलत है, किसी फंक्शनल ग्रुप के किसी एटम के विद रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ओके। तो ये कोई ऑर्थो पोजीशन नहीं है, यहाँ अगर अकेला मैं लगा दूं Cl तो इट इज नॉट अ पैरा पोजीशन, अंडरस्टैंड। 1 2 पोजीशन हो तो ऑर्थो पोजीशन होती है, 1 3 है तो मेटा पोजीशन और 1 4 है तो पैरा पोजीशन, इसको हमेशा याद रखना। ये ग्रुप्स बना रखे हैं मैंने, ठीक है, ये क्या है बना रखे हैं, ये मेरी पैरा है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है। अब देखो पैरा के केस में क्या हो गया, Cl ग्रुप इक्वल एंड अपोजिट, तो एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को क्या करेंगे, कट कर देंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है ऑर्थो पोजीशन है, इसकी भी कुछ ना कुछ होगी, इसकी भी क्या होगी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगी। अब देखो फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया पैरा का, द 2 Cl ग्रुप डाइपोल बीइंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो नेट आउट कैंसिल आउट करेंगे और नेट जो डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट केस है मेरे पास ऑर्थो का, ऑर्थो के केस में क्या होगा, ऑर्थो के केस में मेरे पास है एंगल 60, यानी जो एंगल मेरा बन रहा है तो ये एंगल कौन सा है 60 का है, 60 का एंगल है, तो हमने एक लॉ पढ़ते हैं वेक्टर में, द अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर डिक्रीज एज एंगल इंक्रीज, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा तो मेरा वो क्या करेगा, जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगी वो डिक्रीज करेगी। सो उसके बाद क्या करेंगे 60 है तो उसका क्या होगा 60 का ज़्यादा होगी डाइपोल मूवमेंट और मेटा से, क्योंकि मेटा में एंगल जो है इंक्रीज करने लग जाता है, ठीक है। तो इसमें एक सीरीज आएगी मेरे पास, सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट ऑर्थो का, फिर मेटा का और फिर पैरा का। पैरा का क्या होता है मेरे पास 0। क्वेश्चन आता है गाइस एक्सप्लेन व्हाई द डाइपोल मूवमेंट ऑफ पैरा इज 0, या फिर आपको दे देते हैं ऑर्थो मेटा और पैरा है उसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग डाइपोल मूवमेंट, ओके। इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। सो नेक्स्ट जो इफेक्ट है मेरा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे गाइस। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी AK।